नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज जिन तीन प्रमुख खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें पहली बड़ी खबर है बीजेपी का मिशन यूपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। संगठन, रणनीति और सियासी संदेश, क्या है बीजेपी का रोड मैप और विपक्ष के लिए इसके क्या है मायने, करेंगे विस्तार से चर्चा। और बात होगी वीबी जी राम जी की। ये हमारी दूसरी बड़ी खबर होगी। ग्रामीण विकास और आजीविका को नई गति देने के मकसद से केंद्र सरकार का बड़ा अभियान। क्या बदलेगी गांवों की तस्वीर, कैसे मिलेगा रोजगार और विकास को नया आधार, बताएंगे आपको और करेंगे विस्तृत चर्चा। मुश्किल में मान यानी भगवंत मान की बात हो रही है। पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बढ़ता राजनीतिक दबाव, विपक्ष के आरोप, सियासी घेराबंदी और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इस पर भी होगी विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के न्योते पर 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होंगे अगले पड़ाव। आगामी विधानसभा चुनावी तैयारियों के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा। 2027 के लिए बीजेपी के मिशन को मिली धार। एनडीए नेताओं के चुनावी तैयारियों पर किया मंथन। तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर भी साधा निशाना। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोजगार, पारदर्शिता और समावेशी विकास सरकार का संकल्प। कतर दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से की मुलाकात। भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए जताया आभार। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर भी हुई चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के लिए गले की फांस बना विवादित वीडियो। मुख्यमंत्री के विरोध में स्वर्ण मंदिर में हुई पंथक बैठक। सिख गुरुओं के कथित अपमान पर जताया कड़ा ऐतराज। और मेटा पर केंद्र सरकार का कड़ा रुख। पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट पर जताया ऐतराज। 7 दिनों में मांगा जवाब। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई सोमवार से 3 देशों यानी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा होगी और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न की यात्रा करेंगे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मेलबर्न से 10 और 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का 3 देशों का। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई यानी सोमवार से 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे और इन 3 देशों के दौरे में पहला पड़ाव होगा इंडोनेशिया। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन को एक नई गति देने वाली मानी जा रही है। जकार्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। भारतीय समुदाय से संवाद और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव भी
इस यात्रा के अहम पड़ाव होंगे। छह से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार को नई रफ्तार देगा। ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम और राष्ट्रपति प्रबोवो की वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्याकर्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध, और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा मलक्का, जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। पीएम जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं, और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इंडोनेशिया भारत की सफलताओं से प्रेरणा ले रहा है। डिजिटल भुगतान में प्रस्तावित यूपीआई QRIS लिंकिंग से दोनों देशों के बीच आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव होगा। इंडोनेशिया का ION मॉडल भारत के ONDC से प्रेरित है, जिससे लाखों MSMEs के लिए ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित हो रहा है। इंडोनेशिया की फ्री मील्स स्कीम भारत के PM पोषण मॉडल से प्रेरित है। वहीं रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव पहल के तहत सस्ती दवाओं के लिए भारत के PM जनौषधि मॉडल पर सहयोग के लिए काम हो रहा है। एक्ट ईस्ट नीति को गति देने और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री का आगामी इंडोनेशिया दौरा बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर दोनों नेता, अगर हम बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अहम चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया। और प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद विशेष है, और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी है। पीएम मोदी की यात्रा 3 पड़ाव, बड़ा प्रभाव। पीएम मोदी की यात्रा 3 पड़ाव, बड़ा प्रभाव आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर प्रभुदयाल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ बने हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल, बहुत स्वागत है आपका। विवेक मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ORF, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर प्रभुदयाल, सबसे पहले तो इन 3 देशों की यात्रा का आकलन अगर हम आपसे समझना चाहें तो कैसे करेंगे? क्या इसको जो व्यापक एक तरह से इंडो पैसिफिक नीति है उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में कैसे इसका आकलन करेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भारत की नीति है इंडो पैसिफिक रीजन के संबंध में, ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो उस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ
जो एक और भारत की महत्वपूर्ण पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उससे भी इसका बड़ा गहरा संबंध है। देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे और ये उनकी पहली बायलैटरल ट्रिप है जब हमारे दोनों देशों ने अपने रिश्ते को कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। ये हुआ था 2018 में। तो ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री जी की इस कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना के बाद। और ये जो विजिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी के साथ बातचीत करेंगे और कई क्षेत्रों पे बात हो, जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, हेल्थ केयर। तो ये सब इन बातों से जो उनका उद्देश्य होगा वो किस तरह से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रहें ऐसे समय में जब जो ग्लोबल पावर राइवलरीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही हैं। और देखिए, ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में एक मीटिंग एड्रेस करेंगे जो वहां के सीईओज की फोरम है, चीफ जो ऑफिसर्स हैं उनके, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेस फील्ड के लोग, और उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट उनके साथ होंगे। और उद्देश्य होगा कि किस तरह से बायलैटरल कॉमर्स और बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कल्चरल टाइज जो इंडोनेशिया के हमारे साथ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। और इसी संबंध में प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे जिसको बहुत अहमियत दी जा रही है, वो है प्राम्बनम टेम्पल जी, जो योग्यकार्ता में है और जहां भारत और इंडोनेशिया काफी साथ साथ काम कर रहे हैं इस टेम्पल को किस तरह से कंजर्व किया जाए। तो ये कल्चरल क्षेत्र में भी जो संबंध आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल बिल्कुल। और विवेक जी, अगर इस पूरी यात्रा को, तीनों देशों की यात्रा को समझना चाहे तो जो वैश्विक सप्लाई चेन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, समुद्री मार्गों पर जिस प्रतिस्पर्धा की बात अभी एम्बेसडर प्रभुदयाल कर रहे थे उनकी बात करें तो क्या इसको ओवरऑल आप आर्थिक परिदृश्य से भी जोड़कर देखेंगे? कितना भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ही ये विजिट जो तीनों कंट्रीज की हो रही है ये टाइमली है इन द सेंस कि अभी आप देखेंगे, जैसे सप्लाई चेन्स की बात करी आपने, सप्लाई चेन्स इस तरह से डिस्टर्ब हुए हैं कि कोविड-19 में भी इतना डिस्ट्रप्शन नहीं आया था। इसलिए आपकी लीडरशिप, ग्रेट पावर्स की लीडरशिप हो या फिर वॉर्स हो, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है इस वर्ल्ड ऑर्डर में कि मिडिल पावर्स और जो ग्रेट पावर्स हैं उनको साथ आकर एक स्टेबिलिटी प्रदान करनी चाहिए और वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखेंगे कि तीनों कंट्रीज, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया उस मिडिल पावर स्पेक्ट्रम में आते हैं जहाँ पे भारत जो कि एक बड़ी इकोनॉमी है उसके लिए खासा मायने रखता है। और इन सब कंट्रीज के लिए भी 1.4 बिलियन पीपल की एक इकोनॉमी है जो कि बहुत मायने रखती है। सो इंडिया न्यूजीलैंड की FTA की बात करें या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस रिलेशनशिप, काफी काम चल रहा है। सबसी केबल्स पे इतने कोऑपरेशन हो रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया इंडोनेशिया में यहाँ पे अगर एक आर्क कोई है जो इन तीनों कंट्रीज को जोड़ रही है इस समय में, वो है इंडो पैसिफिक की अपॉर्चुनिटी जी। जो हिंद प्रशांत की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अमेरिका रिसीड कर रहा है, विजिबली रिसीड कर रहा है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनके आप क्वाड के स्टेटमेंट को देख लें या फिर कोई और भी, या फिर उनके इंटेंशंस को देख लें। एक डेलिबरेट रिसेशन है और एक रीफोकसिंग है जो कि मिडल ईस्ट पे हो या फिर अपने जो अमेरिकाज है उनका उन पे हो। उन सबको मायने रखते हुए इंडिया की स्टेपिंग अप यहाँ पे बहुत जरूरी है और टाइमली भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंद प्रशांत में जो स्ट्रैटेजी इंडिया ने पहले बनाई है, इंक्लूसिविटी की बात जो इंडिया ने कही है वो अलग थी बाकी कंट्रीज से, कि जो भी कंट्रीज आर विलिंग टू प्ले बाय द रूल्स आर इंक्लूसिव इन द इंडो पैसिफिक, तो वो हिंद प्रशांत में आ सकते हैं और उसी रूल्स के तहत आप रूल हो सकते हैं और गवर्न हो सकते हैं और इंटरनेशनल
और उसकी इतनी जरूरत है क्योंकि अभी कोई भी रूल से प्ले नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि आपका मुखिया जी जो है वर्ल्ड ऑर्डर का, वही कहीं और जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इम्पोर्टेंट है। प्रभुदयाल जी, अभी आपने इंडोनेशिया के साथ जो संबंध है उनकी विस्तार से चर्चा की। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के विशेष संदर्भ में एक रणनीतिक साझेदारी की स्थिति में है, और ख़ासतौर पर क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो एक बड़ा जिसको कहते हैं कि हमारा साझा हित वहाँ पर है। इसी तरह से न्यूजीलैंड में 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे इन दोनों देशों की अगर हम बात करें तो कैसे इसका आकलन करेंगे, और भारत के हितों को कितना साधती है ये यात्रा, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, दोनों देशों की जो यात्रा है हमारे प्रधानमंत्री जी की, ये बहुत अहमियत रखती है। और ऑस्ट्रेलिया में तो जो वहां के अधिकारी हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि जो अब हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है वो हमेशा से ज्यादा अब मायने रखती है। उन्होंने कहा इट हैज नेवर बीन मोर कॉन्सिक्वेंशियल, और इसका मतलब यह है कि अब दोनों देश साथ साथ काम कर रहे हैं किस तरह से पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए और उनकी पार्टनरशिप और गहरी होती जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर एंथनी एल्बनीज़, उनसे तो मिलेंगे ही, साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सीईओज की मीटिंग होगी उनको एड्रेस करेंगे कि किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके और बिजनेस रिलेशन और गहरे हो। और ऑफ कोर्स देखिए, इंडियन डायस्पोरा जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक दोस्ती का पुल के तौर पे काम करता है, दोनों देशों को साथ लाता है, और प्रधानमंत्री जी वहां के डायस्पोरा से मिलेंगे। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी जो उनकी मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये पहली विजिट है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 40 साल बाद। इसके अभी तक 40 साल तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कोई विजिट नहीं हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो वहां पर भी बिजनेस पर्सनालिटीज से मिलेंगे, डायस्पोरा को से मुलाकात करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। तो हर तरह से ये कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संबंध और अच्छे होते जाए। जी बिल्कुल। विवेक जी, अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो भारत के लिहाज से भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और सभी के साथ मिलकर साझेदारी करने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है क्या? कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे देखेंगे? जी, मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इज अ बोरोड टर्म, हमने बोरो किया हुआ है। जो इंडिया यूज करती वो है प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जी, तो हम इस रीजन के प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हाँ। और हमारी सबसे बड़ी नेवी है, नौसेना सबसे बड़ी है, कैपेसिटी सबसे बड़ी है, EEZ सबसे बड़ी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सबसे बड़ी है। तो इसीलिए हमारे ऊपर एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रीजन में हम स्टेप अप करें और हम छोटे देशों को साथ लेके चलें। और एक ऑर्डर जो कि बहुत अगले दशक में कहा जा रहा है कि चैलेंज होगा, क्योंकि आपके पास में बड़ी ताकतें हैं, बड़ी ग्रेट पावर्स हैं जो कि रूल से प्ले करना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर और पावर की तरह कैसे इमर्ज करेंगे, इसके लिए आपको एक संगठन बनाना होगा, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ देनी होगी। और मुझे लगता है कि एक सप्लाई चेन प्रेडिक्टेबिलिटी जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेसिव डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शन से यही पता चला है कि आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके तेल, आपके एनर्जी, आपके सप्लाई चेन्स, आपके अंडरसी केबल्स कितने प्रेडिक्टेबली सिक्योर हैं। और मुझे लगता है कि भारत उसी की ओर बढ़ रहा है। और इन कंट्रीज जो मैंने पहले कहा कि मिडिल पावर्स के स्पेक्ट्रम में आते हैं, उनका रोल खासा इम्पोर्टेंट है। खासकर ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हिंद प्रशांत की बात की जा रही है, क्वाड की बात की जाती थी पहले। क्वाड के कंट्रीज जो हैं, बाकी 3 कंट्रीज हैं, वो एक मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। अमेरिका जहां भी हो, जापान हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उस लिहाज से भी देखें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक इंडियन ओशन कंट्री है। और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, क्योंकि चोक पॉइंट्स की वल्नरेबिलिटी हमें अब पता चल गई है ईरान के युद्ध के बाद,
और भी वो प्रॉक्सिमल हो गया है वो पॉसिबिलिटी। तो मुझे लगता है इन सब संदर्भों को अगर आप साथ लें तो ये तीनों देश की जो यात्रा की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, ये बहुत ही अहम। जी निश्चित तौर पर। एम्बेसडर प्रभुदयाल, अगर आपसे मैं चाहूं कि आप इसको एक वाक्य में या यूं ही आप इसको परिभाषित करना चाहें प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, तो किस रूप में देखेंगे? रणनीतिक सुरक्षा के तौर पर, या फिर आर्थिक साझेदारी, या वैश्विक नेतृत्व? कैसे इसको डिफाइन करेंगे इस यात्रा को? देखिए, मेरे विचार में किसी एक सेंस में नहीं डिफाइन कर सकते। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है। इसमें जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसी, उससे संबंधित ट्रेड मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हमको बहुत चीजों की जरूरत है, हमको बहुत चीजों के इंपोर्ट्स करने हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसे है और इंडोनेशिया, ये बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो हमको चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स जो हमको अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो सप्लाई चेन के संबंध में इन कंट्रीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए, जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनके विचार में इंडिया जो है एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उन्होंने कहा वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो वो भी ये चाहते हैं कि अगर भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस तंदुरुस्त हों और ओवरऑल पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छी होती जाए, तो इसकी वजह से दोनों देशों का फायदा होगा। तो ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्केल पे विजिट है, ऑल राउंड इसके फायदे। जी बिल्कुल, सभी देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। और कहा जाए कि हिंद प्रशांत में भारत के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक नेतृत्व की एक नई अभिव्यक्ति के तौर पर भी अगर इसको कुछ लोग देख रहे हैं तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, विवेक जी आपका और एम्बेसडर प्रभुदयाल आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी 2027 के चुनावी रण के लिए बीजेपी के मिशन यूपी की। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासत की, जहां चुनावी सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी मिशन यूपी की तैयारियों को नई धार दे रही है। संगठन को और मजबूत बनाने, एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाने और विकास के एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ बीजेपी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता और तेज कर दी है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में सक्रिय रहे और विशेष बैठकों का सिलसिला भी चलता रहा। लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता विकास सिंह की यह विशेष रिपोर्ट। मिशन यूपी की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी दौरे पर आए नितिन नवीन ने परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने पुरानी सरकारों और भाजपा के विकास मॉडल का अंतर भी स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर राज्य की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी है और विकास की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच और जिस विचार के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस विकास और विरासत को बढ़ाने का काम कर रही है। जिस उत्तर प्रदेश ने केवल भ्रष्टाचार देखा हो, तुष्टीकरण की राजनीति देखी हो, परिवारवाद के जहद को देखा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस माफिया राज को हर जिले ही नहीं, हर गांव और कस्बे से भी समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों को घेरा। यूपी सीएम ने कहा कि विपक्ष जाति के नाम पर जहां बांटता रहा, वहीं किसानों और महिलाओं को डबल इंजन की सरकार ने अपने साथ जोड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब की चिंता यही है कि जिस तबके को ये जाति के नाम पर बांटते थे, वर्ग के आधार पर विभाजित करते थे, वह तबका तो गरीब कल्याणकारी योजना के माध्यम से गरीब को, किसान को, नौजवान को और महिलाओं को डबल इंजन की सरकार ने अपने के साथ जोड़ने का काम किया है। और इसलिए वे विभाजन की अपनी सारी की सारी मेहनत का कहीं ना कहीं ठीकरा अब फोड़ करके भारत की आस्था पर प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में लखनऊ में एनडीए के सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक समन्वय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एनडीए के कई प्रमुख सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं मंत्री आशीष पटेल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से वरिष्ठ नेता त्रिलोक त्यागी भी पहुंचे। बैठक में एनडीए के भीतर तालमेल, आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संदेश दिया है कि आपसी मतभेद मिटाकर, मनमुटाव मिटाकर पार्टी के लिए काम करें। नेशन फर्स्ट की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उस पर काम करें, लोगों की सुने, कार्यकर्ताओं की सुने। कैमरामैन निर्मल के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के मामले को लेकर गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। एक और सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मामले की जांच भी निर्णायक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच संत समाज, विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाओं ने पूरे घटनाक्रम को और अहम बना दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष के उन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग उठाई है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में सोमवार को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक से पहले हलचलें तेज हो गई हैं। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि बैठक में ट्रस्ट के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा और सभी को स्वीकार्य होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरे मामले में सत्य सामने आएगा और न्याय होगा। ट्रस्ट की बैठक से पहले अयोध्या में संतों और स्थानीय लोगों की बैठक भी हुई। संतों ने राम मंदिर निर्माण में चंपत राय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिसके द्वारा भी भगवान राम की रामनगरी की गरिमा महिमा गिर रही है, उन दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, उसके लिए संतों ने मांग किया है। अगर चंपत राय जी पर दोष साबित होता है तो उन पर भी कार्रवाई हो। चंपत राय जी ने विश्वास को कहा है, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच करने के मांग करने वाले आदरणीय चंपत राय जी हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जांच क्यों मांग करेगा अगर वह दोषी होगा तो? जब तक यह आरोप सिद्ध न हो किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाए। इधर राम मंदिर के कथित दान गबन मामले की जांच भी तेज हो गई है। मामले की जांच कर रहे अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दान राशि के लेन देन,
कथित अनियमितताओं और रकम के इस्तेमाल सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मामले में जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव समेत अन्य नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए उनसे इन दावों के आधार और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी ली जानी चाहिए। पत्र में यह भी लिखा गया है कि यदि आरोपों के समर्थन में प्रमाण मिलते हैं तो जांच में मदद मिलेगी, जबकि आरोप निराधार पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले में जहां जांच एजेंसीज हर पहलू की पड़ताल कर रही है, वहीं ट्रस्ट, संत समाज और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जांच की उम्मीद जताई है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर पंजाब से दिखाएंगे। गुरुओं के मान से समझौता नहीं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत राज्यों को पहली वित्तीय किस्त जारी कर गांवों में रोजगार, पारदर्शिता और समावेशी विकास के संकल्प को एक नई गति दी गई है। सरकार का कहना है कि यह पहल गांवों में रोजगार और विकास की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। देखिए ये रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने जो संकल्प और वादा किया उसे पूरा कर दिखाया। वहीं मनरेगा को पूरे देश में लागू होने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी एक ही दिन में पूरे देश में लागू हो गया। बिना किसी व्यवधान के 30 जून को मनरेगा समाप्त हुई और 1 जुलाई को बिना किसी व्यवधान के विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो गई और मांगने पर मजदूर भाई और बहनों को रोजगार मिल गया। पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हुए हैं तथा लाखों ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा में जितनी कमियां थी उनको दूर करते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हो गई है। आज हमने मजदूर भाई और बहनों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार की ओर से 25,863 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राज्यों को जारी की है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं तो योजनाओं का लाभ सीधे योग्य लोगों तक पहुंचता है। जी राम जी से जुड़े श्रमिकों के खातों में पहली किस्त जारी होना इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समय पर मजदूरी, सशक्त श्रमिक और आत्मनिर्भर भारत, यही इस पहल का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर पंजाब से। विवादित वीडियो मामले में घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब परिसर स्थित गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में पंथक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भगवंत मान के बयानों की निंदा की गई। सिख गुरुओं के कथित अपमान पर कड़ा विरोध जताया गया और इसके साथ सम्मेलन में यह फैसला भी लिया गया कि इस मामले को लेकर सिख संगत को जिला स्तर पर जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सम्मेलन के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कुछ ताकतें मुख्यमंत्री को टकराव की नीति अपनाने के लिए उकसा रही हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि श्री अकाल तख्त साहिब से टकराने वाला कभी सफल नहीं हुआ। ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚ ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ वाले चले गए। और अब आपको बताते हैं कि भगवंत मान विवादित वीडियो मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। अकाल तख्त ने बेअदबी मामले पर मौजूदा कानून पर विरोध जताया। अकाल तख्त ने बेअदबी की परिभाषा और नए संशोधनों पर असहमति जताई। अकाल तख्त की मांग पर एसजीपीसी ने समर्थन जताया। सिख विधायक अकाल तख्त के सामने पेश हुए। भगवंत मान को पद से हटाने की मांग तेज हुई। चौतरफा घिरने के बाद भगवंत मान ने विधायकों के साथ बैठक की। इस पूरे विवाद पर भगवंत मान ने सफाई दी है। भगवंत मान ने कहा कि मास्क लगाकर फर्जी वीडियो बनाया गया है। वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। भगवंत मान ने कहा कि वीडियो और स्पष्टीकरण अकाल तख्त को भेजेंगे। फिर अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने अपनी सफाई रखी, अपना पक्ष रखा। अब आपको बता दें कि जब से ये विवाद सामने आया है तब से पंजाब में बेअदबी कानून चर्चा में आ गया है। 13 अप्रैल को सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था। अकाल तख्त ने गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे सिख पंथ से सलाह लिए बिना बनाया गया था। अकाल तख्त ने पहले राज्य सरकार से बेअदबी विरोधी एक्ट से कुछ नियम हटाने को कहा था। अकाल तख्त ने दावा किया था कि कानून गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और संगत सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ है। अकाल तख्त पंथ विरोधी प्रावधान हटाने की मांग कर रहे हैं।
इसी मुद्दे पर श्री अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया था। इसके बाद पंजाब सरकार के मंत्रियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। श्री अकाल तख्त साहिब ने सरकार को 1 माह का समय देते हुए अधिनियम में सुझाए गए संशोधन शामिल करने को कहा था। तो इस पूरे विवाद में भगवंत मान बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल वो चंडीगढ़ में मौजूद भी नहीं है, स्वास्थ्य लाभ करने के लिए बेंगलुरु में है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। बैठक में दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही भारत कतर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के नए अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को CSEAM यानी CSEAM को बढ़ावा देने और उस तक पहुंच आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का आदेश दिया और 7 दिनों के भीतर मेटा से विस्तृत जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों का इस्तेमाल कथित तौर पर यूजर्स को ऐसी बाहरी प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए किया जा रहा है जहां बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा गैर कानूनी कंटेंट मौजूद था। यह मामला संज्ञान में आने के बाद सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है, खासकर प्लेटफॉर्म के जरिए यौन शोषण वाले कंटेंट को एल्गोरिदम के जरिए बढ़ावा दिए जाने के आरोपों पर। सरकार ने मेटा को ऐसे मटेरियल के प्रचार और प्रसार को रोकने के लिए तुरंत तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। इससे न केवल कच्चे तेल का आयात पर निर्भरता में कमी आती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी
ये नुकसानदायक नहीं होता है। कार्बन उत्सर्जन भी तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। और ऐसे में क्यों एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले करीब एक दशक में भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। इसी तरह के प्रयासों में एक और पहल है पेट्रोल में वैज्ञानिक आधार पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होती है, बल्कि साथ ही इससे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है और किसानों को नियमित आय का अच्छा साधन मिलता है। ऐसे में एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। भारत में एथेनॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षणों के जरिए पालन होता है। एथेनॉल को फर्मेंटेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के जरिए बनाया जाता है, जिससे इसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। साथ ही फ्यूल एथेनॉल को डिस्टिल किया जाता है, जिससे इसमें शुगर बिल्कुल नहीं बचती। इसके अलावा एथेनॉल में कीड़ों को दूर रखने वाले डीनेचुरेंट होते हैं और पेट्रोल की गंध भी तेज होती है। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले फ्यूल की क्वालिटी से जुड़े कड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होता है। साथ ही एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए इसे उच्च प्रदर्शन वाले इंटरनल कंबस्शन इंजनों के लिए एक बेहतरीन ईंधन घटक माना जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एथेनॉल समय से पहले होने वाले अनियंत्रित दहन को रोकता है, जिससे इंजन अधिक सुरक्षित और सुचारू रूप से काम करता है। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन में बहुत अधिक पानी की जरूरत भी नहीं होती। एथेनॉल प्लांट में प्रति लीटर एथेनॉल के लिए सिर्फ 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है और आधुनिक डिस्टिलरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम पर चलती है, जिसमें पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा अब मक्का जैसी फसलों से आ रहा है, जिसमें सिंचाई की जरूरत सीमित होती है। दूसरी तरफ एथेनॉल दूसरे जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले पर्यावरण को भी तुलनात्मक रूप से कम नुकसान पहुंचाता है। आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल के चलते भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 9.3 करोड़ मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है। साथ ही वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार E20 ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों में भी कमी आती है। इसके अलावा विदेशों से कच्चा तेल आयात करने के बजाय एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते भारत पिछले करीब 12 वर्षों में 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत कर चुका है। दूसरी तरफ एथेनॉल के चलते किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का त्वरित भुगतान हुआ है। एथेनॉल की इन्हीं खूबियों के चलते दुनिया के कई देश पहले से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका है, तो वहीं E15 का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ब्राजील में तो पेट्रोल में करीब 27% से अधिक एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। इसके अलावा यूरोप और एशिया में और भी कई देश वर्षों से एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एथेनॉल से जुड़े इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक नजरिए से एक बेहतर विकल्प है, बल्कि पर्यावरण समेत कई सकारात्मक पहलुओं की वजह से एथेनॉल को भविष्य का ईंधन भी कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका पोनी बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका पोनी मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका पोनी आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका पोनी ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए पोनी उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है।
यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कैच द रेन अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से जल संचय का संकल्प लेने की अपील की। इस अभियान के तहत बारिश के पानी की एक एक बूंद को मिलकर बचाने की अपील की गई है। अभियान के तहत क्या करना है ये भी बताया गया है। हर घर, सोसाइटी, वर्क प्लेस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाना होगा। बावड़ियों, कुओं और पारंपरिक जल संरचनाओं को संवारें और इस्तेमाल के लायक बनाएं। मॉनसून के जल का ज़्यादा से ज़्यादा संचयन हो, इसके लिए आसपास के तालाब, जलाशयों के से गाद निकालकर जल धारण क्षमता बढ़ाएं। जल ग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ग्रीन कवर को बढ़ाने देने की अपील की गई है। इसके साथ ही अनुपयोगी बोरवेल्स को ठीक कराकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में मदद करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 2011 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, पानी की बर्बादी को कम करना और एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और बाहर समान जल वितरण सुनिश्चित करना है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। चलते चलते आपको बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाएंगे। रोबोटिक्स, नवाचार और इंजीनियरिंग प्रतिभा का सबसे बड़ा मंच DD रोबोकॉन 2026 अपने 25वें संस्करण के साथ संपन्न हो गया। IIT दिल्ली में 4 दिनों तक चले इस रोमांचक मुकाबले में देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की 39 टीमों ने अपनी तकनीकी क्षमता और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में अहमदाबाद के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने खिताब अपने नाम किया। अब यही टीम हांगकांग में होने वाले ABU एशिया पैसिफिक रोबोकॉन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो आप इस खबर को विस्तार से देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। IIT दिल्ली का परिसर, जहां मशीनों में तकनीक के साथ जुनून भी दिखाई दिया। 2 से 5 जुलाई तक आयोजित DD रोबोकॉन के 25वें संस्करण में देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों के 700 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने अपनी कल्पनाशीलता, तकनीकी कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन किया। कुंग फू क्वेस्ट थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता के फाइनल में
39 टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। आखिरकार अहमदाबाद के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। MIT WPO रोबोकॉन क्लब प्रथम रनरअप और टीम निर्मा रोबोकॉन द्वितीय रनरअप रही। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि रोबोकॉन युवाओं में नवाचार, सृजनशीलता, टीम वर्क और खेल भावना को विकसित करने का एक प्रभावी मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज देश में स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए पहले से कहीं अधिक अवसर उपलब्ध हैं। The way that startups have been coming up, the way that innovations are being recognized, the way that innovations are being incubated and accelerated, the amount of thrust that the government is putting on enabling the younger generation to convert their ideas into action. I think these are opportunities which have never been this immense and this easily available in the last several decades. समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कई अन्य टीमों को भी सम्मानित किया गया। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की तकनीकी क्षमता सबसे बड़ी ताकत है और सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि रोबोकॉन जैसे मंच युवाओं को केवल प्रतियोगिता का अवसर नहीं देते, बल्कि उन्हें वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार भी करते हैं। Robocon aims to create, to innovate, to develop a team feeling, the spirit of sportsmanship and brotherhood, and also gives an opportunity for each one of you to show how you can convert ideas into action. अब सभी की निगाहें हांगकांग पर होगी, जहां 21 से 24 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले ABU एशिया पैसिफिक रोबोकॉन 2026 में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। वर्ष 2002 से आयोजित हो रहा DD रोबोकॉन आज देश की सबसे प्रतिष्ठित रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं में शुमार है। 2019 से इसका आयोजन IIT दिल्ली कर रहा है। हर वर्ष बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि देश के युवाओं में विज्ञान, इंजीनियरिंग और नवाचार के प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है। DD रोबोकॉन केवल रोबोट बनाने की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आइडिया से इनोवेशन और इनोवेशन से राष्ट्र निर्माण की यात्रा का एक सशक्त मंच बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले, लाए